दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 7 लेकर के उपस्थित है और आज की हमारी सीरीज है ये हिंदी की MCQ टाइप 15 क्वेश्चन की सीरीज है। तो ये UP, PCL और JMRC, रीट, टेट, सी-टेट सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहे और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये क्वेश्चन UPPCL एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले बात करें कि अगर हम बात करें रीट या टेट और JMRC की, तो उसमें क्या होता है, एक गद्यांश या पद्यांश दिया होता है और उसमें कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं और क्वेश्चन के आधार पे आपको उसको जो कि गद्यांश या पद्यांश के आधार पे क्वेश्चनों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। लेकिन जो आपका एग्जाम UPPCL का है उसमें बिना गद्यांश या पद्यांश आपको क्वेश्चन दिए होंगे तो उन क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं उन क्वेश्चनों की। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में क वर्ण का उच्चारण स्थल कौन सा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क का उच्चारण कहाँ से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर है बी। तो यहाँ पे हमारा उत्तर है ब, कंठ। जो क है उसका उच्चारण कंठ से किया जाता है। क का उच्चारण कंठ से किया जाता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अल्प प्राण ध्वनि। तो ये हमारा ऑप्शन ब है जिसमें क और ल ये दोनों ही अल्प प्राण ध्वनि शब्द है। ऑप्शन ब, क, ल ये दोनों जो अक्षर है ये अल्प प्राण ध्वनि है। और अल्प प्राण ध्वनि में जब उच्चारण में जो श्वास है वो कम बाहर आता है तो अल्प प्राण होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। प्रश्न संख्या 3 में सरोज शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि जो सरोज शब्द है इसका इनमें से सही संधि विच्छेद कौन सा है। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ब, सर प्लस जय, सरोज का ये संधि विच्छेद है। और ये हमारी जो संधि है ये विसर्ग संधि है। यहाँ पे ये विसर्ग संधि है। और इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो ए और इसके आगे जो विसर्ग है तो इसमें ये ए और इसके आगे जो घोष वर्ण होते हैं यानी घोष वर्ण वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण य रे ले वे आए तो विसर्ग का ओ में हो जाता है। विसर्ग का ओ बन जाता है और ए शब्द होता है ये लोप हो जाता है। ए शब्द लुप्त हो जाता है और विसर्ग का ओ बन जाता है। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। तो बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में जब किसी समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तो कहलाता है कि जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो कहलाता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है जिसमें दोनों और योजक चिन्ह से जुड़ा होता है। और जब इनका योजक चिन्ह जो कि और में हो जाता है, जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं माता और पिता, तो दोनों पद प्रधान है, योजक चिन्ह है तो दोनों पद प्रधान होते हैं, वो द्वंद्व समास कहलाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अब हम बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर है 5।
प्रश्न संख्या 5 में उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, तो ये हमारा उत्तर ऑप्शन बी हमारा ये बहुवचन उत्तम पुरुष बहुवचन कारक है। वे शब्द जिनका बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है, तो इसमें उत्तम पुरुष एक सिंगुलर होता है जिसमें मैं, मेरा, मुझे ये सारे आते हैं। लेकिन हम बहुवचन की बात करें तो हम, हमारा, हमको, हमें, ये सभी बहुवचन होते हैं। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। प्रश्न संख्या 6 में स्वागत में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्वागत, और स्वागत में जो प्रयुक्त उपसर्ग है तो हमारा यहाँ पे आंसर है से। तो यहाँ पे स्वागत में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो सु प्लस आगत, इसमें सु प्लस आगत। और चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा बनता है? जब हम पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाते हैं तो पौराणिक बनता है। आंसर हमारा ए सही है, पौराणिक। पुराण में जो इक प्रत्यय जुड़ करके पौराणिक बनता है। और आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा का शब्द कौन सा है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा और बना हुआ शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा आंसर से है सौंदर्य। सौंदर्य जो कि सुंदर विशेषण से बना है, सुंदर जो विशेषण है उससे सौंदर्य ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। लिखाई बात करें तो लिखाई, इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे जो सौंदर्य में ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय है। और लिखाई की बात करें तो लिख प्लस आई, लिखाई में आई प्रत्यय है और लिख इसमें धातु है। और जो लिखना है वो क्रिया है, क्रिया से लिखाई शब्द बना है। और बात कर लेते हैं आगे नौकरी। तो नौकरी, नौकरी शब्द ये भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये बना है नौकर से, और नौकर है वो जातिवाचक संज्ञा है। और इसमें अब आगे हमारे पास अपनेत्व है। अपनेत्व है ये अपना जो कि सर्वनाम है, सर्वनाम से ये भाववाचक संज्ञा बनी है और इसमें त्व प्रत्यय है। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। प्रश्न संख्या 9 में पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए, उत्तर 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो शब्द बोलने वाले स्वयं अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, इसमें एक वचन बहुवचन दोनों आ जाते हैं। फिर मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष वे शब्द जो सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे तुम, तुम्हारा, तेरा, आपका, अपना, ये सुनने वाले के लिए किया जाता है। और आगे हमारे पास अन्य पुरुष, अन्य जो तीसरा, इसमें हम जब उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों बात करते हैं तो किसी अन्य पुरुष के बारे में बात करते हैं, यानी किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे बोलने के लिए हम उनके लिए प्रयुक्त करते हैं, जैसे वे, उनका, उसका, उन्हें, उसे, ये सभी अन्य पुरुष होते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। और क्वेश्चन 10 में
कौन सा शब्द तत्सम का उदाहरण नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे कि तत्सम का उदाहरण नहीं है। कौन सा शब्द? तो हमारा ऑप्शन द सही है, जन्म। ये जो जन्म शब्द है ये तत्सम नहीं है और ये है तद्भव शब्द है। ये तद्भव शब्द है। अब हम बात करेंगे कार्य। ये तत्पुरुष कार्य तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव बनता है वो बनता है काज। कार्य का तद्भव शब्द बनता है काज। और काक तत्सम शब्द है, इसका बनता है कौवा। और चित्रकार ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनता है चितेरा। तो यहाँ पे हमारा आंसर द है, जन्म, जो तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में निषेध का विलोम शब्द कौन सा है? तो निषेध का अर्थ होता है मना करना, किसी कार्य के लिए रोकना। यहाँ पे ऑप्शन द स्वीकृत। निषेध का जो विलोम शब्द है ये है ऑप्शन द स्वीकृत। और चलिए बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 12। क्वेश्चन 12 में जिसे जाना न जा सके वाक्य के लिए एक शब्द है। जिसे जाना न जा सके वो उत्तर से अज्ञेय होता है। जिसको जाना नहीं जा सकता है वो अज्ञेय कहलाता है। और चलिए बात कर लेते हैं इन्हीं के साथ में आगे। जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वो एक शब्द के लिए जितेंद्रिय कहलाता है। जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता है वो जिज्ञासु कहलाता है। और वाचाल, बहुत अधिक बोलने वाला वो वाचाल कहलाता है। तो दोस्तों वीडियो लाइक शेयर करते रहे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन 13 में रामानुज, सौमित्र, लखन और शेष किसके पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रामानुज, सौमित्र, लखन और शेष। ये सभी जो पर्यायवाची है ये लक्ष्मण के पर्यायवाची है। राम के भाई लक्ष्मण के पर्यायवाची शब्द है। रामानुज राम का अनुज, सौमित्र यानी सुमित्रा का पुत्र। और इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ देते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, यानी किसी भी मूल शब्द में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है और वो क्रिया बन जाती है, ऐसे शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द मूल धातु कहलाते हैं। ऐसे शब्द मूल धातु कहलाते हैं कि मूल धातु में कुछ भी जैसे उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये आदि जुड़ करके उसमें विकार परिवर्तन जो होता है और इसके परिणाम स्वरूप जो क्रिया बन जाती है तो उसे हमें मूल धातु कहते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन 15 में नारी शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? तो आपसे पूछा जा रहा है बहुवचन। नारी शब्द का जो बहुवचन होगा ये हमारा ऑप्शन द नारियां होगा। ऑप्शन बे में जो बड़ी ई की मात्रा है इसलिए ये रोंग है और ऑप्शन द नारियां होगा। और इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।